तो ये ऐसा ही है, तेजस ने सिर हिलाया। हजारों लोगों को देखते हुए क्या 1% का मतलब यह है कि सिर्फ कुछ दर्जन लोग ही वास्तव में रिडेम्पशन सोसाइटी से जुड़े हैं? यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक सघन संगठन बेहतर है। मेरे नए शब्द ग्रहण करने वाले शिक्षक शायद मुझे अभी ज्यादा विस्तृत जानकारी न दें, क्योंकि मैं अभी अभी संगठन में शामिल हुआ हूं। शिक्षक जी, मैंने पहले सीनियर बिमल राव से सुना था कि हमारा अपना स्कूल है जिसका नाम रिडेम्पशन अकादमी है। अभय राव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण कार्य संगठन के लिए आरक्षित प्रतिभाओं को विकसित करना है। चूंकि हम काली अकादमी के बगल में हैं, इसलिए हम काली अकादमी के कुछ संसाधनों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए संगठन के भीतर अब से आप रिडेम्पशन अकादमी का हिस्सा हैं। आप दूसरों के साथ मिलकर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तेजस ने सिर हिलाया। उसे स्वाभाविक रूप से अकादमी शब्द के प्रति लगाव महसूस हुआ। अभय राव ने आगे कहा, सबसे पहले मैं रिडेम्पशन सोसाइटी के सदस्य के रूप में आपकी पहचान स्थापित करने के लिए आप पर एक निशान लगाऊंगा। फिर मैं आपको हमारी रिडेम्पशन अकादमी में रिपोर्ट करने के लिए लाऊंगा। यह स्पष्ट रूप से याद रखें, आपको रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा दूसरों के सामने अन्य दानव जाति की क्षमताओं के छापों का उपयोग न करें। आपके पास केवल एक ही क्षमता है और वह है विंड ब्लेड। हाँ, यह ब्रांड दिखने में और छापने के तरीके दोनों में टैटू जैसा था। यानी अभय राव ने तेजस के दाहिने हाथ की पीठ पर एक निशान बनाने के लिए एक खास तरल में डूबी एक महीन सुई का इस्तेमाल किया। यह निशान कुछ हद तक बर्फ के टुकड़े जैसा था, लेकिन इसमें ज्यादा स्पष्ट वक्र थे। पूरा होने के बाद यह लाल हो गया। लाल बर्फ का टुकड़ा वाकई खूबसूरत था, लेकिन इसमें एक दुखद पहलू भी था। एक बार जब निशान टैटू हो गया और तरल पूरी तरह से अवशोषित हो गया, तो यह त्वचा की सतह से गायब हो गया। अभय राव ने तेजस को यह भी दिखाया कि निशान को कैसे प्रकट किया जाए। उसे रक्त की शक्ति को उत्तेजित करना था, इसे त्वचा के नीचे एक विशेष लय में प्रसारित करना था ताकि यह दिखाई दे। यह काफी अजीब था। यह सब करने के बाद अभय राव ने संतोष से सिर हिलाया। चलो, मैं तुम्हें अकादमी ले चलूंगा। लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकलते हुए तेजस ने अवचेतन रूप से उस जगह पर नजर डाली जहां उसके हाथ पर निशान बना हुआ था। इस क्षण से वह वास्तव में रिडेम्पशन सोसाइटी का सदस्य बन गया था। उसने सोचा कि यह दिन डेमन महाद्वीप के इतिहास में कैसे दर्ज होगा। अगर वह भविष्य में अपना पुराना गौरव वापस पा सके तो आज का दिन यादगार बन सकता है। अभय राव तेजस को अकादमी टाउन के पीछे की ओर ले गए। वे लगभग पहाड़ी क्षेत्र के मध्य तक चले और फिर लकड़ी के घरों के एक समूह के सामने रुके। इन घरों को बनाने में इस्तेमाल की गई लकड़ी का रंग पहाड़ी चट्टानों के रंग के समान था, जिससे ये घर शहर से आसानी से नहीं देखे जा सकते थे। लेकिन करीब आने पर कोई देख सकता था कि यहाँ काफी संख्या में लकड़ी के घर थे। ये घर एक छोटे से पठार पर बने थे और एक गोलाकार आकृति में व्यवस्थित थे। जैसे ही वे लकड़ी के घरों के पास पहुंचे, एक छोटा लड़का उनके सामने प्रकट हुआ। वह लगभग 13 या 14 साल का लग रहा था। उसने अभय राव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेयर, आप आ गए हैं। अभय राव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं एक नया सदस्य लाया हूं। लड़के ने तेजस की ओर देखा और उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य प्रकट हुआ। इतना छोटा नवागंतुक, क्या आपने नहीं कहा था कि नए लोगों को यहां आने से पहले कम से कम 12 साल ये और एक परीक्षा पास करनी चाहिए? इतने सवाल क्यों? आगे बढ़ो, अभय राव ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। लड़का स्पष्टतः भयभीत तुरंत पीछे मुड़ा और आगे बढ़ गया। आगे के लकड़ी के घर को पार करते हुए वे एक विशाल प्रांगण में पहुंचे, जिसके चारों ओर अन्य लकड़ी के घर थे। यह दृश्य किसी बड़े आंगन जैसा लग रहा था। मेयर यहां है, लड़के ने चिल्लाकर कहा। तुरंत एक दर्जन से ज्यादा लोग लकड़ी के घरों से बाहर आ गए। वास्तव में बाहर निकलना वह शब्द था जो ऊर्जावान किशोरों को नेवले की तरह घरों से बाहर कूदते हुए देखकर दिमाग में आया। उनके पीछे पीछे कुछ वयस्क भी बाहर आए। तेजस अभय राव के बगल में खड़ा होकर शांत भाव से देख रहा था। उसने देखा कि यहाँ महिलाओं की तुलना में युवा पुरुष अधिक थे। उनकी रक्तरेखा की आभा अलग अलग थी, लेकिन सभी स्पष्ट रूप से मजबूत थे। ऐसा नहीं था कि वे व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी रक्तरेखाएं निर्विवाद रूप से शक्तिशाली थीं। यह स्पष्ट था कि रिडेम्पशन अकादमी में प्रवेश के लिए प्रतिभा की आवश्यकताएं काफी ऊंची थीं। जाहिर है,
ये युवा भी उत्सुकता से तेजस को आंक रहे थे, क्योंकि वह उनसे काफी छोटा था। अभय राव ने ताली बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये मेरा नया शिष्य तेजस है। आज से ये भी अकादमी में अध्ययन करेगा। गौतम, कृपया इसकी व्यवस्था करें। एक मध्यम आयु वर्ग के औसत कद और विद्वान दिखने वाले व्यक्ति ने अभय राव की ओर देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। आपका नया शिष्य? आपने एक शिष्य स्वीकार किया है? अभय राव ने सिर हिलाया। यह बच्चा बहुत खास है और इसमें बहुत क्षमता है। मैं बाद में आपसे इस बारे में बात करूंगा। कृपया अभी सारी व्यवस्थाएं कर दें। ठीक है, गौतम ने बिना किसी और टिप्पणी के सिर हिला दिया। अभय राव ने तेजस की ओर मुड़कर कहा, यह गौतम लंकेश हैं, अकादमी के प्रभारी डीन। वह आपके रहने और पढ़ाई की सभी व्यवस्थाएं करेंगे। मैं नियमित रूप से आपसे मिलने आऊंगा। मुझे अभी कुछ अन्य काम निपटाने हैं। आज जो मैंने कहा उसे मत भूलना। जी गुरुजी, तेजस ने सिर हिलाया। अभय राव ने गौतम को खींचकर एकांत में कुछ बात की और फिर जाने की तैयारी की। यह देखकर तेजस तेजी से आगे बढ़ा और अभय राव को पुकारा, गुरुजी एक क्षण रुकें। क्या बात है? तुम्हें धीरे धीरे इस नए माहौल में डलना होगा। अभय राव ने सोचा कि तेजस अपरिचित माहौल को लेकर चिंतित है। हालांकि तेजस ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि मैं खुद को डाल सकता हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि क्या मुझे कभी कभी कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए शहर जाने की अनुमति होगी। गौतम लंकेश ने आश्चर्यचकित होकर तेजस की ओर देखा। अभय राव ने उत्तर दिया, बाहर जाने की कोशिश मत करो, लेकिन अगर जाना ही पड़े तो डीन गौतम से छुट्टी मांगकर और उनकी मंजूरी से ही बाहर जाओ और उसी दिन वापस लौट आओ। ठीक है गुरुजी, तेजस ने सिर हिला दिया। बाहर जाने की अनुमति मिलना ही काफी था, वरना वह आन्या से कैसे मिल पाता। आखिर तेजस के कालीनगर में लौटने का सबसे बड़ा कारण आन्या से मिलना ही था। इतना कहकर अभय राव चले गए। आओ तेजस, सबसे मिलते हैं। गौतम लंकेश ने तेजस को प्रांगण के बीच में ले जाकर बात की। आपके शामिल होने के बाद अब हमारी अकादमी में कुल 16 छात्र हैं और मुझे और मेयर को मिलाकर 5 शिक्षक हैं। मैं आपको बाकी 3 शिक्षकों से मिलवाता हूं। उन्होंने सबसे पहले एक खूबसूरत महिला की ओर इशारा किया जो लगभग 25 या 26 साल की लग रही थी। ये टीचर मोहन युवराज हैं। ये आपके दैनिक जीवन और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मोहन युवराज की लंबाई करीब 1.7 मीटर थी और उन्होंने नीली ड्रेस पहनी हुई थी। उनकी निगाहें पानी की तरह नर्म थीं और बड़ी बड़ी आंखें कोमलता से भरी हुई थीं। हालांकि तेजस ने देखा कि जब गौतम लंकेश ने उनका परिचय करवाया तो आसपास के अन्य छात्रों के चेहरों पर डर का भाव साफ दिखाई दिया। उसे यह समझ में आ गया कि टीचर मोहन युवराज का व्यक्तित्व उनके बाहरी रूप रंग से बिल्कुल मेल नहीं खाता। नमस्ते टीचर मोहन, तेजस ने तुरंत झुककर मोहन युवराज का अभिवादन किया। मोहन युवराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते छोटे तेजस, अकादमी में आपका स्वागत है। मैं देख रही हूं कि तुम थोड़े कमजोर हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी शारीरिक ट्रेनिंग थोड़ी बढ़ानी चाहिए। चिंता मत करो, हम उसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद टीचर, तेजस ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि उनकी कोमल आवाज ने तेजस के रोंगटे खड़े कर दिए। गौतम लंकेश ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी खांसते हुए एक दूसरे अधेड़ व्यक्ति की ओर इशारा किया। यह शिक्षक मनन ईश्वर हैं, मोहन युवराज के बड़े भाई। वे व्यावहारिक युद्ध पाठ्यक्रमों के लिए जिम्मेदार हैं। मनन ईश्वर मोहन युवराज की तुलना में पूरी तरह अलग नजर आते थे। उनकी लंबी कदकाठी और खुरदरी विशेषताएं मर्दाना साहस का एहसास कराती थीं। ये कल्पना करना मुश्किल था कि ये और मोहन युवराज, जो नाजुक और सुंदर थे, वास्तव में भाई बहन थे।